अस्सलामुअलैकुम, वेलकम अगेन टू ऑल। आज हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर के जो गोल्डन एज की इब्तिदा थी, रेनेसांस, उसमें जो पहला पीरियड आता है एलिज़ाबेथन एज का, इसकी बात करने जा रहे हैं। इसमें हम जो अहम वाक़यात हुए, राइटर्स, पोइट्स, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, सब के बारे में पढ़ेंगे। लिटरेरी हवाले से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस एज को एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं और एलिज़ाबेथन एज भी कहते हैं और एज ऑफ ड्रामा भी कहते हैं। तो आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं बग़ैर टाइम वेस्ट किए। लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप जानते हैं, मेरा तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले जो भी एज मैं डिस्कस करने लगूं तो सबसे पहले उस एज के टाइटल को, उसके नाम को डिस्कस करते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है और ये नाम क्यों रखा गया है। उसके बाद दूसरे नंबर पे उस दौर के अंदर होने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट हालात व वाक़यात और मेन फिगर्स के बारे में बात की जाती है। उसके बाद राइटर्स और उनके वर्क्स की तरफ आया जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एलिज़ाबेथन एज को एलिज़ाबेथन एज क्यों कहा जाता है। सादा सा जवाब है कि हेनरी VIII जो कि इसका बाप था, इससे पहले किंग था इंग्लैंड का, उसके बाद उसकी बेटी जानशीन हुई जिसका नाम एलिज़ाबेथ I था। इसने अपने बाप की गद्दी संभाली, जिसकी वजह से ये दौर एलिज़ाबेथन दौर कहलाया। उसके बाद इस दौर को एज ऑफ शेक्सपियर या शेक्सपियरियन एज भी कहा जाता है और एज ऑफ ड्रामा भी कहा जाता है। अगर आपको याद हो तो मैंने पहले बताया था कि किसी भी दौर का नाम क्यों रखा जाता है, क्योंकि या उस दौर के जो बड़ा मशहूर किंग होता है उसकी वजह से नाम रखा जाता है, या उस दौर के किसी बड़े राइटर की वजह से उस दौर का नाम रखा जाता है, या उस दौर में होने वाली किसी बहुत बड़ी कोटेशन या बड़े डायलॉग उसके नाम पर किसी दौर का नाम रख दिया जाता है ताकि उसको याद रखा जा सके। तो इस दौर को एलिज़ाबेथ की वजह से एलिज़ाबेथन एज कहा जाता है। शेक्सपियर जो कि बहुत बड़ा ड्रामाटिस्ट था, उसकी वजह से शेक्सपियरियन एज भी कहा जाता है और एज ऑफ ड्रामा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दौर के अंदर ड्रामा अपने उरूज पर था। तो यहाँ तक हमने इसका बैकग्राउंड जाना। अब हम देखते हैं कि इस दौर के अंदर कौन से ऐसे हालात व वाक़यात थे कि जिन्होंने इस दौर को गोल्डन एज का हामिल बना दिया। 3-4 चीज़ें हैं जो मेन चीज़ें हैं। सबसे पहली मेन चीज़ ये है कि जब एलिज़ाबेथ ने इस दुनिया के अंदर आँख खोली तो उसने अपने आसपास देखा कि मेरे शहर के लोग, मेरे इलाके के लोग, मेरे मुल्क के लोग आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, खून रेजी कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये लोग मज़हब की वजह से लड़ रहे हैं। एक तरफ मजहबी लोग हैं और दूसरी तरफ आज़ाद ख्याल यानी ह्यूमनिज़म वाले, रेफॉर्मेशन वाले और रेनेसां वाले। तो उसने देखा कि मेरे मुल्क के लोग 2 हिस्सों में बंटकर अपने ही प्यारों का खून कर रहे हैं। तो जब उसने ये देखा तो उसने ये तहैया कर लिया कि अगर मैं बादशाह बनी, मैं मुल्क की क्वीन बनी, तो मैं इस पर काबू पाऊँगी। तो वो उसने वाकई अपनी बात पर अमल किया और इस दौर के अंदर आके जो सबसे बड़ा मसला था उस पर काबू पा लिया। इसके अलावा उसने तमाम पॉलिटिकल इश्यूज़, तमाम जोग्राफियाई जितने भी मसाइल थे उस पर इसने काबू पा लिया। जोग्राफियाई मसलों में से एक और बहुत बड़ा मसला वो ये था कि इस दौर के अंदर इंग्लैंड की स्पेन के साथ लड़ाई चल रही थी। इससे पहले स्पेन जो कि उस वक्त सुपर पावर था, वो इंग्लैंड का बहुत अच्छा और गहरा फ्रेंड था, लेकिन इन्हीं की एक किंग की वजह से उस किंग ने क्या किया कि बहरी बेड़े तैयार करवाए और वो उनकी तरफ रवाना कर दिया बारूद से भरे, और उनको पता चल गया तो वो इनकी दोस्ती जितनी थी वो दुश्मनी में तब्दील हो गई। तो एलिज़ाबेथ ने इस लड़ाई पर इतना अच्छा काबू पाया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि जो स्पेन था उस वक्त सुपर पावर था, उससे पंगा लेना बल्कि मतलब ये था कि अपने आप को मिटाना, अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारने का नाम था। लेकिन नाकाबिले यकीन तौर पर दुनिया ने यह देखा कि जब एलिज़ाबेथ ने अपनी फ़ौज को उनके यहाँ रवाना किया तो उस वक़्त की सुपर पावर जो कि इंग्लैंड जैसे
सिविल वार में घिरी हुई कंट्री से हार गया। इंग्लैंड ने उनको शिकस्त दी, जिसकी वजह से क्या क्या फ़ायदे हुए। सबसे पहला फ़ायदा तो ये हुआ कि इनकी जोग्राफिया, इनका पूरी दुनिया के अंदर धाक बैठ गई। दूसरा इनको फ़ायदा ये हुआ कि ये लोग काफ़ी सालों से कभी ताउन की वबा में मरते चले आ रहे हैं, कभी अपनी 100 ईयर वार, सिविल वार और हर तरह की फितनों का शिकार थे। तो ये लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो चुके थे, बहुत ज़्यादा कमतरी का शिकार थे। लेकिन जब इन्होंने अपने दौर की सुपर पावर को हरा दिया तो इनके अंदर वो एहसास जागा, इनके अंदर कॉन्फिडेंस आया कि हम कुछ कर सकते हैं। तो फिर जब इन्होंने अपने उस कॉन्फिडेंस का अच्छा इस्तेमाल किया तो ये दौर पूरे लिटरेचर का, इंग्लिश लिटरेचर का सुनहरी दौर कहलाया। इसके अलावा इस दौर को सुनहरी एज इसलिए भी कहा जाता है, गोल्डन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो एलिज़ाबेथ थी वो भी आज़ाद ख़याल सी थी। उसने एक अपना चर्च मुतारिफ़ करवा लिया एंग्लिकनिज़म के नाम से। उसके बाद उसने राइटर्स को जो कि ह्यूमनिज़म की साइड थे, जो सेकुलरिज़म, लिबरलिज़म और रेनेसां को सपोर्ट करते थे, इसने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और जब राइटर को खुली आज़ादी मिल जाती है, खुली फ़ज़ा मुयस्सर होती है, तो फिर वो अपनी ख़यालात का अच्छे तरीके से इजहार कर सकता है, जो कि हमने देखा कि रेनेसांस का बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस इनके ऊपर पड़ा, इस दौर के एलिज़ाबेथन एज के राइटर्स के ऊपर। इस दौर में उनका टैलेंट जो है वो खुलकर सामने आया। तो यहाँ तक हमने एलिज़ाबेथन एज की थोड़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखा। उसके बाद हमने इसके मेन फिगर्स को देख लिया, और भी काफ़ी हैं लेकिन जो मेन है मैंने वो बताए, ताकि एग्ज़ाम्स में यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ताकि हम वहाँ पे अटैम्प्ट कर सकें। उसके बाद अब हम चलते हैं इस दौर के जो सबसे बड़े राइटर्स थे और उनके जो मेन वर्क्स थे, जिसकी वजह से इस दौर को गोल्डन एज माना जाता है, तो उनको हम ज़रा देख लेते हैं। उसके बाद इख्तिताम की तरफ रवा दवा होते हैं। आसानी से याद रखने के लिए सबसे पहले मैं सिर्फ पोइट्स, राइटर, ड्रामाटिस्ट इनके नाम दे रहा हूँ, उसके बाद फिर वर्क्स को अलहदा जिक्र करेंगे। यहाँ पर आपको एक और चीज़ देखने को मिल रही है, वो है यूनिवर्सिटी विट्स। जहन में यकीनन सवाल आया होगा कि ये क्या चीज़ है। तो यूनिवर्सिटी विट्स दरअसल उन राइटर्स का एक ग्रुप है, ख़ास राइटर्स का एक ग्रुप है जो कि ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, जो उसके फाजिल थे। और भी बहुत सारे राइटर्स उससे निकले हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी विट्स में वो शामिल नहीं हैं। यूनिवर्सिटी विट्स एक ख़ास लोगों का ग्रुप है, ऐसे लोग जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, जो कि आम लोगों की अप्रोच से बढ़कर एक ज़रा डिफरेंट तख़य्युल इन्होंने पेश किया। तो ये लोग यूनिवर्सिटी विट्स कहलाते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि ये कौन कौन से हैं, और ये याद रख लीजिए यूनिवर्सिटी विट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम्स के हवाले से बहुत पूछा जाता है, तो इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। तो पोइट्स में सबसे पहला नाम है थॉमस सैकविल का, उसके बाद थॉमस नॉर्टन, जॉर्ज एडमंड स्पेंसर, थॉमस डॉट, हेनरी हॉवर्ड, सर फिलिप सिडनी और डैनियल माइकल और ड्रेटन, ये थे पोइट्स। उसके बाद ड्रामाटिस्ट विलियम शेक्सपियर, जो कि बहुत बड़ा ड्रामा में नाम है। उसके बाद बेन जॉनसन, थॉमस मिडल्टन, जॉन वेबस्टर, जॉन फॉर्ड, फ्रांसिस फिलिप मैसेंजर, थॉमस डेकर, शिरले, जॉन मास्टन और थॉमस हेवर्ड। और प्रोज राइटर इस दौर के अंदर सर फिलिप सिडनी, फ्रांसिस बेकन, रैली, हुकर और विलियम वेब। और यूनिवर्सिटी विट्स जिनका मैंने बताया ख़ास लोगों का ग्रुप थे जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, जिनमें जॉन लिली, थॉमस किड, जॉर्ज पील, थॉमस लॉज, रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लो और थॉमस नैश। ये जो लोग हैं इस दौर के मेन की फिगर्स हैं, इनको आपने याद रख लेना है। पोइट्स, ड्रामाटिस्ट, प्रोज राइटर और यूनिवर्सिटी विट्स, इनको बस आपने इनके नाम याद रख लेने हैं एग्ज़ाम्स के हवाले से, दैट्स इनफ। तो ये मैंने वाकई बहुत इख्तिसार के साथ इनके नाम बता दिए, इनके कोई लाइफ डिस्कस नहीं की, इनकी किसी के बारे में कोई ज़्यादा बताया नहीं है। उसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि अगर सब के बारे में बताने लग गया तो शायद वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए और जो समझ आई है वो भी जहन से निकल जाए। तो मैं अपनी बात को इस अंदाज़ में लेकर चलना चाहता हूँ कि हर बात की पॉइंट बनती जाए,
वैसे ऐसा है तो नहीं, कुछ बातें समझाने के लिए भी की जाती हैं, लेकिन जो समझने वाले हैं वो समझ ही जाते हैं। और दूसरी वजह यह है कि इन सब के ऊपर जितने भी मैंने नाम लिए हैं, इन सब पे मैं एक अलग सीरीज़ बना रहा हूँ उनकरीब, वो भी आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगी। हर एक की बायोग्राफ़ी, हर एक के जो कंट्रीब्यूशंस हैं उन पे बनाऊँगा वीडियोस। तो अभी हम इनमें से चंद एक के वर्क्स जो बहुत ज़्यादा उस दौर में मशहूर हुए उनके नाम देख लेते हैं। इस दौर की जो ग्रेट अचीवमेंट्स हैं उनमें से एक सर टॉमस मोर का यूटोपिया भी है, जो कि असल में लैटिन में लिखा गया था 1516 के अंदर, बाद में इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन की गई। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है निकोलस उडाल का रॉफ रॉजिस्टर डॉयस्टर, जो कि इंग्लिश की पहली कॉमेडी कहलाती है। उसके बाद एडमंड स्पेंसर, जो कि पोइट ऑफ द पोइट्स भी कहलाता है, इसकी द फेरी क्वीन और शेफर्ड कैलेंडर। इसके बाद नॉर्टन और सैकविल, इनकी एक फ़र्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी के नाम से मशहूर है, गौर बॉडक। बहुत ही अहम वर्क है इस दौर का। ये काफ़ी मशहूर चीज़ें थीं। इनके बाद जॉन लिली, ये भी एक यूनिवर्सिटी विट है, इसकी सैफर एंड फॉ और मिडास और यूफ़ी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है। यूफ़ीमिज़म भी इसके नाम से, इसी से आगे निकला है। उसके बाद सर फिलिप सिडनी का आर्केडिया बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसके अलावा टॉमस किड, ये भी यूनिवर्सिटी विट है, इसका द स्पेनिश ट्रेजेडी ये बहुत मशहूर है। रॉबर्ट ग्रीन, ये भी यूनिवर्सिटी विट है, इसकी है फ्रायर बेकन और फ्रायर बर्गी बनगे। इसके अलावा द फ्रांसिस बेकन, इसके एसेस बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, आज भी पढ़े जाते हैं। इसके अलावा क्रिस्टोफर मार्लो, ये भी यूनिवर्सिटी विट है, इसके द जीव ऑफ माल्टा, एडवर्ड टू, डॉक्टर फास्टस, ये बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। उसके अलावा ड्रामाटिस्ट में सबसे बड़ा नाम विलियम शेक्सपियर, जिसने 37 प्लेज़ लिखे और 154 सोनेट्स लिखी। और एक बात याद रखिए कि जो सोनेट है 14 लाइन की पोइम होती है, ये भी एलिज़ाबेथन एज के अंदर ही मुतारिफ़ करवाएगी, जो कि इटालियन लिटरेचर से आई थी। तो विलियम शेक्सपियर ने शेक्सपियरियन सोनेट लिखी, जो कि 154 सोनेट इसकी तादाद थी, और प्लेज़ 37 इसने लिखे। उसके बाद टॉमस नैशे और बेन जॉनसन, ये दोनों भी, टॉमस नैशे जो है यूनिवर्सिटी विट है, इस और बेन जॉनसन ये एक न्यू क्लासिकल पोइट है। इसके अलावा बेमेंट, इसका अ किंग एंड नो किंग, ये इसका मशहूर वर्क है। और भी काफ़ी हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स थे वो मैंने आपको बता दिए, साथ साथ उनके राइटर्स का भी बता दिया ताकि उनमें से याद रखना आसान हो जाए। इस दौर की जो मशहूर चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। आई होप यहाँ तक समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी को कोई मसला हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।